आज के शो में। मुस्तफा अजीज आबादी और उनके भाई पर अराजी कब्जे का इल्जाम कितना सच? मुस्तफा अजीज आबादी दरबारियों के सबसे बड़े सरदार। मुस्तफा अजीज आबादी, मेरी जबान चलती है, फिर गुस्सा आता है, बोलना पड़ता है, इसलिए मैं मना करता हूं, मुझे तकरीर नहीं कराएं, मैं नहीं करना चाहता बात। चलिए मेरे साथ लांडी चलिए मेरे साथ, एक ही लाइन के अंदर अगर 10 घर ना दिखा दूं इनके तो फिर बात है। एक तरफ इल्जाम तराशी, दूसरी जानिब रिहाई का मुतालबा, तजाद क्यों? मुर्तजा टाउन के नाम से जाली अलॉटमेंट फाइल्स फरोख्त, हकाइक बेनकाब। $1682 एकड़ अराजी वागुजार, नताइज कितने तसल्ली बख्श? खिलाफे ज़ाब्ता अराजी अलॉटमेंट अफसरान बेनकाब क्यों ना हो सके? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज का प्रोग्राम लैंड ग्रैबिंग, चाइना कटिंग, जमीनों पर कब्जे पर और इसके साथ कुछ सियासी डेवलपमेंट्स पर भी प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। कराची शहर की, कराची की सियासत के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमने ये देखा कुछ दिन कबल और मुसलसल कराची ऑपरेशन के अंदर किसी किस्म की हमने देखा कि रुकावट नहीं आती है, कुछ दिन स्लो जरूर होता है, लेकिन ऑपरेशन में गिरफ्तारियां जारी हैं। ऑपरेशन के अंदर जो इस कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते हैं, आईबीओज होते हैं, वो सब भी जारी रहते हैं, जिसके समरात दहशतगर्दी में कमी की सूरत में, भत्ताखोरी में कमी की सूरत में आम आदमी तक पहुंचते हैं। रिसेंटली एक गिरफ्तारी हुई एमक्यूएम लंदन के रहनुमा मुस्तफा अजीज आबादी के भाई की, और उस गिरफ्तारी के ऊपर कहा गया जी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सादा लिबास एहलकारों ने यह कार्रवाई करी और उनके भाई मंसूर अली को घर से गिरफ्तार किया गया। इत्तलात यह है कि अब ये रिहा हो चुके हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी 1-2 दिन पहले हुई। गिरफ्तारी के फौरन बाद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया था इनको, और मंसूर अली साहब के बारे में एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुतालबा किया, लंदन ने तो किया ही था कि इनको रिहा किया जाए। और जो प्रेस रिलीज सामने आई एमक्यूएम पाकिस्तान की, उस प्रेस रिलीज में वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि इनके बारे में जो इन्होंने मालूमात इकट्ठा की है तो ये गैर सियासी शख्सियत है और इसके साथ अमन पसंद शहरी हैं। तो ये दो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान ने बातें की कि ये गैर सियासी और अमन पसंद शख्सियत है। मुस्तफा अजीज आबादी एमक्यूएम लंदन के जो रहनुमा है, शोबा इत्तलात के इस वक्त सरबराह है, उनके भाई के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये बात करी। लेकिन कुछ ही दिन कबल आपके सामने एक ऐसी साउंड बाइट भी रखते चले। कुछ दिन कबल आमिर खान साहब जो एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग कह लें या जलसे में खिताब हुआ, जिस दौरान उन्होंने मुस्तफा अजीज आबादी पर संगीन इल्जामात लगाए। इन इल्जामात के अंदर लैंड ग्रैबिंग भी शामिल थी और भाई का तस्करा भी था, छोटे भाई का, मुस्तफा अजीज आबादी के। तो आज रिहाई का मुतालबा हुआ है। पहले क्या कहा गया था ये जरा सुने। आमिर खान साहब ने कुछ दिन कबल क्या कहा था मुस्तफा अजीज आबादी साहब के बारे में। मुस्तफा अजीज आबादी दरबारियों के सबसे बड़े सरदार। मुस्तफा अजीज आबादी, मेरी जबान चलती है, फिर गुस्सा आता है, बोलना पड़ता है, इसलिए मैं मना करता हूं, मुझे तकरीर नहीं कराएं, मैं नहीं करना चाहता बात। चलिए मेरे साथ लांडी चलिए मेरे साथ, एक ही लाइन के अंदर अगर 10 घर ना दिखा दूं इनके तो फिर बात है। 10 प्लॉट एक लाइन में है, क्यों? कारकुन का हक नहीं है? आपको ना वहां खतरा है, ना आपको कोई प्रॉब्लम है, ना आपको कोई गिरफ्तारी का खतरा, ना आपको शहादत का खतरा, किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। सुकून से आराम से घर जाकर सोना भी है आपको। कारकुन भागता रहे, आपके 10 प्लॉट हो जाए। उनके छोटे भाई केएमसी के अंदर काम करते हैं, जाके केएमसी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जमीनों के अंदर कितनी घपलेबाजी की है उन्होंने, चेक कर लीजिए। इल्जाम कोई और नहीं, खुद आमिर खान साहब लगा रहे थे। कहते हैं छोटे भाई का रिकॉर्ड चेक कर लें, केएमसी के दफ्तर चले जाएं, उन्होंने कितनी फाइलों पे क्या क्या किया हुआ है वो देख लें। मुस्तफा आबादी साहब के एक नहीं 10 घर गिनवा देंगे, लांडी में चले जाएं। आमिर खान साहब कह रहे थे इसी तकरीर में कि मैं तभी बोलता नहीं हूं, जब बोलता हूं तो खुल के बोलता हूं। ये सारे इल्जाम एमक्यूएम पाकिस्तान ने खुद लगाए मुस्तफा आबादी साहब पर, उनके भाई के ऊपर। खैर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि प्रोग्राम में सिर्फ मुस्तफा आबादी नहीं बल्कि कराची शहर में होने वाली पूरी चाइना कटिंग, लैंड ग्रैबिंग हम बेनकाब करने जा रहे हैं। हालिया कार्रवाइयां
हालिया जो तहकीकाती इदारों की कार्रवाइयां उनकी बात भी करेंगे, लेकिन 2015 में नैब ने दावा यह किया कि 24,000 एकड़ लैंड नैब ने रिकवर करी कराची से। और इसी तरह 2016 में जो पिछला साल गुजरा 1680 से ज्यादा एकड़ जमीन जिसकी मालियत तकरीबन 1 खरब यानी आधा खरब बनती है, 0.6 ट्रिलियन रुपीस बनती है, ये नैब ने रिकवर करी है। सिर्फ नैब ने रिकवर की है लैंड, जो नैब कहती है। 24,000 एकड़ 2015 में और तकरीबन 1680 एकड़ 2016 में नैब ने रिकवर करी है। एक रेफरेंस भी आपको दिखाते हुए ब्रेक पे जाने से पहले, नैब ने लाइंस एरिया रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से एक रेफरेंस भी फाइल किया, जिसके अंदर तकरीबन 40 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम 7 अफसरान पर लगाया। और इस रेफरेंस के अंदर यह लिखा गया कि किस तरह चाइना कटिंग हुई, 32 गज के प्लॉट बनाए गए और अपनी मुकर्रर कीमत से कम बेचकर माली खजाने, सरकारी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम तफसीलात आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करने जा रहे हैं। कराची में लैंड ग्रैबिंग, चाइना कटिंग का जो भूत है या फिर चाइना कटिंग का जिन जो है, ये क्या अभी भी बेकाबू है? हालिया दिनों में कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, आपके सामने रखेंगे, बेनकाब करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या ये मामला अभी भी जारी है, कराची ऑपरेशन से इनमें कितना फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम हकायक हमने आपके सामने रखे हैं लैंड ग्रैबिंग, चाइना कटिंग के हवाले से। सवालात बहुत सारे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस रिलीज दिखाई है जो मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब के भाई की गिरफ्तारी के बाद आई है, और उसमें कहा गया जी कि रिहा किया जाए, ये इंसाफ पसंद है, अमन परस्त, अमन है, पुरअमन शहरी हैं, गैर सियासी हैं। कुछ दिन कबल आमिर खान साहब ने कुछ इल्जाम लगाए थे उनके ऊपर। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद जनाब खुर्रम शेर जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एमपी हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से। आसिया इसहाक साहिबा पाक सरजमीन पार्टी की सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रही हैं कराची से। जनाब बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब नैब के साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। तमाम मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया। आसिया साहबा, आपकी तरफ पहले आते हुए, ये इल्जाम तराशी का सिलसिला एमक्यूएम पाकिस्तान ने एमक्यूएम लंदन पर किया, होता रहता है। आप पीएसपी से ताल्लुक रखती है, मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी से, आप लोग भी, और चलता रहता है आपस में। लेकिन ये तो मुस्तफा अजीज आबादी साहब पर डायरेक्ट हमला था आमिर खान साहब का। उन्होंने कहा लैंड ग्रैबिंग की है, लांडी में घर लिए हैं, भाई केएमसी में काम करते हैं, अब कहते हैं भाई रिहा करें, ये वही भाई हैं, दूसरे भाई हैं, क्या हो क्या रही है आसिफ साहब? ये तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम पाकिस्तान इसका ज़्यादा अच्छा जवाब शायद दे सकती हो कि वो जो हम निवाला, हम प्याला, हम रकाब थे, और ये अचानक 22 अगस्त के बाद जो है जो इन्होंने दीन कबूल किया है, तो ये क्या मामलात थे। यकीनन वो उनको मालूम होंगे या जो भी सिलसिले होंगे, तो अगर ये चीज़ें कोर्ट के अंदर है तो लेट द कोर्ट डिसाइड, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो वो भी सामने आनी चाहिए। और में हमारा तो ये मानना है कि एवरीथिंग जो मौजूद है, जैसे आपने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, चाइना कटिंग के ऊपर बात की, आपने लैंड ग्रैबिंग के ऊपर बात की, कराची के अंदर ये जो कुछ हुआ है, ये इसके अंदर सिर्फ यानी कि इसमें सिर्फ एमक्यूएम ही नहीं मुलव्वस रही है, इसके अंदर यानी कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सिंध की जो इस वक्त प्रेसिडेंट जो पार्टी है जो पावर में है, वो भी इसमें इन्वॉल्व रही है। तो पॉइंट इज दैट कि आपको सबको साइमल्टेनियसली सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। एहतसाब होगा तो सबका एक साथ होगा, और इससे पहले कि हम कोई बात करें, लेट द कोर्ट डिसाइड के असल ये मामला तो कोर्ट में आसिफ साहब मेरे ख्याल से अब तक नहीं है। ये इल्जाम जो मैंने दिखाया था आमिर खान साहब का, ये मैं से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सब एक जमात में थे पहले, आप भी सियासत करती रहती हैं। अब ये जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ खुल रहे हैं कि एक ने 10-10 प्लॉट लिए हुए हैं, किसी ने कहा जी आपने इतने लिए हुए हैं, और अब इस बुनियाद पर अगर रेंजर्स एक्टिव होती है तो फिर मसला, क्योंकि ये तो खुद एक दूसरे के राज खोल रहे हैं इस वक्त सब बैठ के, आपकी पीएससी में आके भी खोल रहे हैं, कोई एमक्यूएम पाकिस्तान से खोल रहा है, कोई लंदन से खोल रहा है, सब एक दूसरे के राज ही खोल रहे हैं। सफान, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान रेंजर्स, स्पेशली सिंध रेंजर्स जो है वो पॉलिटिकल बयानात की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक्शन कर रही है। ये आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो कहीं एक्शन कर रहे हैं तो उनके पास उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन है, उसके पास उनकी प्रायर इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। दैट डज नॉट, वो मेरा नहीं, और आई एम श्योर अबाउट इट कि वो पॉलिटिकल बयानात के जी
उन्होंने उनके पोल खोल दिए, इन्होंने इनके पोल खोल दिए, इस बुनियाद के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियां अमल में नहीं आ रही हैं। यकीनी तौर पे वो पहले से मौजूद है सारी चीजें। तो यानी इंटेलिजेंस रेंजर्स की अपनी स्ट्रांग होगी यकीनी तौर पर, ऐसा है। लेकिन असला जैसे बरामद हो रहा है मुख्तलिफ घरों से, अजीजाबाद से मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए, असला बरामद हुआ है, बड़ी बड़ी तादाद में बम पता नहीं क्या क्या बरामद हुए हैं। आपको क्या लगता है ये कौन लोग मुंह खोलता है, कौन बताता है कि यहाँ पे एमक्यू वालों ने असला छुपाया हुआ था या यहाँ पर छुपाया हुआ था? ये कौन करता है? आसिया साहब, या मुझसे पूछ रहे हैं? जी आसिया साहब। देखें, मैं आपको फिर ये वाली बात कह दूं कि ये पॉलिटिकल बयानात की बुनियाद पे पाकिस्तान रेंजर्स, आई एम नॉट डिफेंडिंग पाकिस्तान रेंजर्स बट आई डू हैव टू रिप्रेजेंट देम। पाकिस्तान रेंजर्स इस तरीके से नहीं ऑपरेट करती कि जी आपने या मैंने कहीं पर कोई बयान दे दिया और उनको समझ में आ गया। नहीं, उनके पास वो बंदे उन्होंने पहले से पकड़े हुए होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, उन्होंने पहले से उसकी ट्रैकिंग की हुई होती है, उसकी रैकिंग की हुई होती है। अब ये है कि टाइमिंग्स जो है वो उन बयानात के साथ अगर कोलाइड कर जाए तो उसको आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, स्पेशली आर्मी एंड रेंजर्स जो है, वो पॉलिटिकल बयानात की बुनियाद के ऊपर जाती है और यकीनन उनके पास पहले से ये मालूमात होती हैं। जब उसको सॉलिडिफाई हो जाती है तो वो आगे कार्रवाई करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है खुर्रम जमान साहब, आप क्योंकि यहाँ पर सियासत भी कर रहे हैं, हल्का भी देख रहे हैं इस पर। सर, ये नैब कहती है हमने 24,000 एकड़ रिकवरी करी 2015 में जमीन की, 1600 एकड़ से ज्यादा की 2016 में करी है। अभी चाइना कटिंग, लैंड ग्रैबिंग का मामला, कल भी कार्रवाई हुई है, मैं उसकी डिटेल बताऊंगा। देखो साहब, क्या हो क्या रहा है आखिरकार? ये मतलब कार्रवाई चल रही है, नहीं चल रही, क्या हो रहा है? देखिए, हालात और वक्त ऐसा आ गया है कि केडीए ने खुद इटसेल्फ जो है रेंजर से रिक्वेस्ट की है कि 833 प्लॉट्स ऐसे हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, जो कि सुरजानी टाउन सेक्टर 8 के अंदर जो है ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की रेंजर से कि हमें खाली करा के थे। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसके अंदर बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं, इसमें गवर्नमेंट के खुद बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई आज की शिकायत तो नहीं है, ये पिछले बरसों से चीज़ें चलती आ रही, 20-25 साल से शिकायतें चल रही हैं कि चाइना कटिंग हो रही है, प्लॉटों पर कब्जा किया जा रहा है, स्कूल की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और जो पार्क्स हैं उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तो बिल्कुल जनाब, ये आज की तारीख तक ये चीज़ें चल रही हैं। जो पहले इक्तिदार में थे आज उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, फिर जो ये चले जाएंगे, भी किया जा रहा है, अभी भी बिल्कुल जनाब, आज की तारीख तक जो है कब्जे चल रहे हैं और ये हुकूमत इन सब चीज़ों को जानती है। सिंध असेंबली के अंदर हमने बहुत दफ़ा इन चीज़ों को उजागर किया है और हमेशा सीनियर मिनिस्टर ने ये कहा है कि हाँ केसेस चल रहे हैं और जो है अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को। लेकिन देखिए, फेलियर किसका है? मैं समझता हूँ फेलियर सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट खामोश है। आपने असले की बात की कि आज की तारीख तक आप देखेंगे वीकली बेसिस के ऊपर रेंजर्स जो है बहुत बड़ी मिकदार के अंदर असला पकड़ रही है। तो ये हमारी सिंध पुलिस या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतने सालों से क्या कर रही थी? उनकी खामोशी थी, जब जाके तो चीज़ें आज यहाँ तक पहुँची हैं। अलबत्ता आगे हम चलते हैं कि आगे चल के हमने चीज़ों को कंट्रोल किस तरह करना है, क्या पुलिस हमारी इसके ऊपर इकदाम उठा रही है, क्या जो डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे आज की तारीख तक ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कंसर्न है। हर कोई लग रहा है कि अपनी बंदर बांट में लगा हुआ है, हर कोई लग रहा है कि जो नौकरी जिस मकसद के लिए आया है करने के लिए वो काम कर ही नहीं रहा। हर कोई पैसा बना रहा है बैठ कर यहाँ पे। करप्शन आपको पता है ये अरूज के ऊपर है, आपका जो रिश्वत का बाजार है वो गर्म है। तो आखिर में एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान जो सिटीजन्स हैं आपके, जो सीधे रास्ते चल रहे हैं, जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। उनकी तरफ तो उनको तो कुछ सुनने वाला देखने वाला है ही नहीं। सियासी जमातों के ऊपर इल्जामात लगते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के मामला हो, दीगर मामला हो, खुर्रम जमान साहब आपके नजदीक कंप्लेंट सामने आती होंगी, क्या उतनी रिश्वत जो ऑपरेशन से पहले मांगी जाती थी, नक्शा पास कराना हो, डेवलपमेंट प्लान के हवाले से हो, या नाजायज तजावजात के हवाले से हो, या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो, बाज लोग फ्लोर ज्यादा बना देते हैं, वो सब जो है इस वक्त पैसे के ऊपर अगर होता था पहले, अभी भी हो रहा है, वैसे ही हो रहा है? मेरे ख्याल से देखें, इस वक्त आपके पूरे सूबे सिंध के अंदर जितनी ज्यादा करप्शन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हल्के के अंदर आपको एक मिसाल है कि जो एक कॉलोनी वाला एरिया है जहां पे ग्राउंड +1 से ज्यादा इजाजत नहीं है, वहां पे 4-4, 5-5 फ्लोर्स बन रहे हैं, आगे और स्टेप्स बढ़ा के फ्लोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इस वक्त कराची के अंदर कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां पर रिश्वत ना दी जा रही हो। हर जगह पे, हर फ्लोर खड़ा करने पे हर बिल्डर जो है पैसे दे रहा है, लेकिन सफर कौन कर रहा है? सफर में आखिर में कस्टमर सफर कर रहा है, जो घर खरीद रहा है उसको महंगा घर खरीदना पड़ रहा है। अच्छी क्वालिटी, क्या उस क्वालिटी का उस मेयार की बिल्डिंग बन रही है, नहीं बन रही है, क्या वो अर्थ को एक प्रूफ है या नहीं है, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। बस पैसा दे दो, आपके नक्शे पास हो जाते हैं, आप ज्यादा फ्लोर खड़े कर दें। इन सब चीजों को देखने वाला जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो खुद इन्वॉल्व है इस चीजों के अंदर। इसके ऊपर भी सिंध असेंबली में बेशुमार बार खड़े होकर आवाज उठाई है, एडजर्नमेंट मोशन मूव किए हैं।
लेकिन वही हाल है कि आप बोलते रहे, अपनी बीन बजाते रहे, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर इस शहर के अंदर, अल्लाह ना करे अगर अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या आपकी तैयारी, एक तो आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, और जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको देखा नहीं जा रहा है कि उनका म्यार कैसा है। जब आप रिश्वत लेंगे, जब रिश्वत का बाजार गर्म होगा, तो इन चीज़ों को मैं नहीं समझता। ख्वाजा नवेद साहब, आपकी तरफ आते हुए जो गिरफ्तारियां हो रही हैं कराची ऑपरेशन के सिलसिले में, उस हवाले से मामला ह्यूमन राइट्स के लोग उठाते हैं। मिसाल के तौर पे यही गिरफ्तारी जो आखिर में हुई है मुस्तफा ज़िबाद साहब के भाई की, इसके ऊपर मामला कहते हैं जी कि सादा लिबास में आके गिरफ्तार करके ले गए। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को लिखा जाता है, ह्यूमन राइट्स वॉच को लिखा जाता है। ख्वाजा नवेद साहब, मामला ह्यूमन राइट्स का कितना संगीन है? ये ह्यूमन राइट्स का है, ये सही हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी नजर में? क्या है कानून, क्या कहता है ख्वाजा नवेद साहब? नहीं सर, कोई गिरफ्तारी के लिए किसी खास लिबास पहनने की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अगर किसी शख्स ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कानून के तहत पावर्स है कि वो उसको हिरासत में ले लें। अब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ये होती है कि जैसे कानून में लिखा हुआ है कि हर गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करके और फिर उस जो डिटेंशन है उसको लीगलाइज कराना है, आपने रिमांड लेना है। रिमांड दो तरह के होते हैं, जिस्मानी रिमांड, एक पुलिस कस्टडी होता है, एक जेल कस्टडी होता है। पुलिस कस्टडी दिया जाता है जहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को मुलज़म की ज़रूरत हो। जेल कस्टडी दिया जाता है जहां पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और मुलज़म को सिर्फ कस्टडी में रखना दरकार है उस वक्त तक जब तक कि मजाज अदालत उसको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म सादर फरमाए। क्योंकि ऑफेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल वो है जिसमें मुलज़म का हक है कि उसको थाने से ज़मानत दे दी जाएगी, वो कोई श्योरिटी देगा, शख्सी ज़मानत देगा, पर्सनल बॉन्ड देगा, वो ज़मानत पे आ जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें अदालत जो है, इलाका मजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायबल केस है और अगर सेशन ट्रायबल केस है तो सेशन जज, और अगर 80C का ट्रायबल केस है तो 80A की कोर्ट का जज, वो उसको बेल ग्रांट करने के मजाज है और वो नॉन बेलेबल कहलाते हैं। तो ये सादा लिबास अल्फाज ये जो होता है इस्तेमाल, गिरफ्तार कर लिया सादा लिबास ने, ह्यूमन राइट्स की नहीं, वो लिबास से ह्यूमन राइट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर है कि गिरफ्तार करने वाले शख्स के पास अपना शनाख्ती कार्ड हो या कोई शनाख्त हो, ताकि कोई पूछ ले कि भाई आप कौन है, तो वो बता दे मैं इंस्पेक्टर हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, DSP हूँ, SP हूँ। मतलब देखे ना, अगवा बराए तावान वाले भी उठाते हैं और कई देखे गए हैं मतलब केसेस साबका कि पुलिस वालों ने भी अगवा बराए तावान किया और फिर उन पर मुकदमे चले और सजाएं भी हुई। तो ये भी है। देखिए ना, जहाँ जब मुआशरे में करप्शन होती है तो वहां पर फिर बड़ा बारीक लाइन होती है। अभी जो खुर्रम शेख जमान साहब बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैंने कुछ देर कबल नैब की भी चीजें दिखाई। आप नैब में रह चुके हैं, नैब ने हजारों एकड़ की रिकवरीज की हैं, 24,000 एकड़ पिछले साल, इस साल तकरीबन 2,000 एकड़, 1,680 एकड़। हारिस नवाज साहब, आखिरकार ये रिकवरीज भी हो रही हैं, खुर्रम जमान साहब कहते हैं अभी भी कब्जे भी हो रहे हैं, लीगल चीजें भी चल रही हैं, रिश्वत भी चल रही है। हारिस साहब, फर्क क्या पड़ा इस वक्त इन तमाम मामलात से आखिरकार, या कोई पड़ा भी नहीं फर्क? देखें बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप रिकवरी तो करते हैं, लेकिन जब आपका सिस्टम नहीं सही वर्क कर रहा होता तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। नैब अपना काम भी कर रही है, रेंजर्स अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन जब तक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी और उसके साथ ये जब तक डीपोलिटिसाइज पुलिस को नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को नहीं लगाएंगे जो रिजल्ट देख सकें, आपके जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर अच्छे बाकिरदार लोगों को नहीं लेकर आते हैं, अच्छी रेपुटेशन वाले नहीं लेके आते हैं, तो किस को आप पकड़ेंगे? तो साइमल्टेनियसली एक्शन की ज़रूरत है। जब एपेक्स कमेटी का इजलास होता है यही चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन अमल उस पर बहुत कम होता है। आपको ज़रूरत यह है कि आपने अभी तक देखे ना, सिंध में आपका IG पुलिस, अभी तक इसके ऊपर काफ़ी डाउट है कि कौन है कौन नहीं है। उसके बाद आपका होम मिनिस्टर आपका कोई नहीं है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर वो तो क्राइम की बात है, लेकिन जो करप्शन की बात है, हारिस साहब जो करप्शन की बात है, आप फाइनेंशियल क्राइम डायरेक्टर हैं नैब के, सर जब लैंड रिकवर होती है, अभी फिर हम सुनते हैं कि अभी भी चल रहा है सब कुछ। मैं कुछ देर बाद ये भी दिखाऊंगा कि कल भी एक जगह पकड़े गए, छापा मारा गया, चाइना कटिंग हो रही थी। लेकिन हारिस साहब चल रहा है मामला, वैसी क्या चल रहा है मामला, ये आपसे पूछ भी लूं पहले। देखें चल रहा है तो कौन इसको देखे ना, किसने नैब ने तो नहीं, अगर चल रहा है तो इसको किसने पकड़ना है? आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं, आपकी पुलिस है,
आपकी रेंजर्स हैं, इन्होंने करना है। रेंजर्स के पास तो देखिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, जो उनको मिलते हैं या उनकी अपनी इंफॉर्मेशन है वो उनको एक्शन करते हैं और वहाँ काम भी होता है बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी भी चाइना कटिंग में लोग कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, केडी की लैंड पे कब्जे कर रहे हैं, इसको किसने रोकना है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज़ आंसरेबल? आप मुझे बताइए, आपने आज तक किसी ऑफिशियल को कोई आपने सस्पेंड किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की है? आपने अगर पुलिस के एरिया में कोई टेररिज्म हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, क्राइम हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, आपने किसी एसएचओ को आज तक पनिशमेंट की है या वहाँ के डीएसपी को आपने पनिशमेंट की है? जब तक आप अकाउंटेबिलिटी साथ नहीं करेंगे, जो भी आप करते हैं, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो उसका रिजल्ट होता है। आसिया साहब साहिबा, ख्वाजा नवेद साहब और खुरम जमान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद ये बताएंगे ने एक कार्रवाई करी, एक रेफरेंस बनाया, चाइना कटिंग होती किस तरह है, लाइन्स एरिया रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का रेफरेंस मेरे हाथ में है। और इसके साथ कल भी एक कार्रवाई हुई, कल कार्रवाई हुई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, वहां पर भी फाइलें बिक रही थी, जाली फाइलें बिक रही थी। किस टाउन की, किस टाउनशिप की, ये भी बताएंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ दिन कबल या एक साल कबल जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, रेंजर्स ने काले धन की बात की थी कराची में, जिसके जरिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, जिसके अंदर चाइना कटिंग, लैंड ग्रैबिंग एक बड़ा जुर्म था, बड़ी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग थी। अभी हमने जो अब तक बात करी, जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, खुरम शेख जमान साहब, आसिया साग साहिबा मौजूद है, ख्वाजा नवेद साहब मौजूद है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। सबकी राय ये मामला जारी है, ताहाल जारी है। आखिर क्यों जारी है? मिसाल के तौर पर कल भी अगर देखा जाए तो पीएनटी की जमीन पर कब्जा, उसकी फाइलें बना के बेची जा रही थी। मुर्तजा टाउन के नाम से जाली अलॉटमेंट फाइल्स फरोख्त की गई। इसी तरह से वहां पर यह कहा गया जी कि एंटी करप्शन सिंध के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बाकायदा कार्रवाई करी, मुख्तार कार के दफ्तर पर छापा मारा, वहां से इस वक्त फाइल्स और छापे में जो इस वक्त उन्होंने तमाम रिकॉर्ड था तहवील में लिया। और इसी तरह से तमाम जो फाइलें थी मुर्तजा टाउन की थी, जो कि एक जाली कॉलोनी थी, बना के बेची जानी थी। ये चाइना कटिंग कह लें, लैंड ग्रैबिंग कह लें, कुछ भी कह लें। खुरम शेख जमान साहब, आपने कुछ देर कबल मैंने आपसे पूछा, आपने कहा जारी है सब कुछ, छापे भी जारी हैं, फाइल रिकॉर्ड भी जारी हैं, गिरफ्तारियां भी जारी हैं। खुरम साहब, हो क्या रहा है आखिरकार? देखिए, बहुत छोटी सी मिसाल है। मैंने आपसे कहा ना कि ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, आज की तारीख में भी ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ दिन पहले रेंजर्स ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर को अरेस्ट किया है केडीए के, जो कि इन्वॉल्व हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने लिए हैं और उस रिटर्न के अंदर उन्होंने 281 प्लॉट्स जो है क्रिएट किए हैं 14 एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर। अब जब डिप्टी डायरेक्टर केडीए का खुद इन्वॉल्व होगा, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने अपने प्लॉट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो खुद ऐसी जाली जो है डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, तो अब क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? जिस मुल्क के अंदर एक स्पेसिफिक परसेंटेज दे के नैब को प्ली बार्गेन ले ली जाती है, अरबों रुपए की करप्शन करो, लाखों रुपए वापस कर दो और आके वापस ड्यूटियों पे बैठ जाओ। देखिए, हमारे कानून बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इन कानून के अंदर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, इनको तब्दील करना है, लेकिन इक़्तिदार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो चाहते नहीं है कि इनके अंदर चेंजेस हों। बेशुमार ऐसे शहर के अंदर मसाइल हैं, ये सिर्फ लैंड ग्रैबिंग नहीं, और ऐसे कितने मसले हैं जो ख़त्म ही नहीं होके देते हैं। अब इनको हल किस तरह किया जाए? अब आप मुझे बताएं ना कि जो नैब का जो चेयरमैन है, नैब का जो डीजी है, वो कौन लगाता है? नैब का चेयरमैन कौन लगाता है? यही सियासी जमातें लगाती हैं। पिछले दिनों चौधरी निसार साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि नैब के चीफ को जो है वो अदालतों को लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए। हमने उनकी स्टेटमेंट को अप्रिशिएट किया, लेकिन क्या सवाल है कि इनके जो बादशाह सलामत है, कभी वो ऐसा इकदाम उठाएंगे? अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट का जो बंदा है वो मिलकर इनको लगाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे चाइना कटिंग हो रही है। लेकिन साहब, आपने बहुत सारी बातों की बात की, ये तो हम नहीं कह सकते कराची ऑपरेशन से टारगेट किलिंग में कमी आई है। हाँ, कमी आई है। भत्ताखोरी में कमी आई है। हाँ, कमी आई है। आप क्या कह रहे हैं, चाइना कटिंग में, लैंड ग्रैबिंग में कमी नहीं आई है? सिर्फ नहीं, देखिए कमी आई है। देखिए, ये कमी बिल्कुल आई है, कमी के अंदर कोई शिकायत नहीं कि ना हो, कमी आई है, लेकिन रुकावट नहीं हुई है, क्योंकि सजाएं नहीं हो रही है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो बेल लेकर बाहर आ रहे हैं, उनको ये मालूम है कि हम वापस आएंगे, हमें इसी तरह पकड़ा जाएगा,
जाएगा, फिर हम छुट के बाहर आ जाएंगे। कारोबार आज भी चल रहा है लूट मार का, ये बंद नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूटी की बेसिस पर आ रहा है। देखिए 3 हिस्सों में के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये चाइना कटिंग को, जिसके अंदर एक है कंस्ट्रक्शन ऑन गवर्नमेंट लैंड, इंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड, और तीसरा है इंक्रोचमेंट ऑन प्राइवेट लैंड। ये तीनों चीज़ों को जो 3 हिस्सा दिया है, ये बताया गया है, ये भी रेंजर्स की तरफ से बताया गया है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो रेंजर्स तो देखिए एक अपना रोल प्ले कर रही है। रेंजर्स का क्या मकसद है? रेंजर्स चाहती है कि ये जो लैंड ग्रैबिंग करके और ये पैसा जो इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर ना इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो इदारे हैं वो इन चीज़ों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी उठाती नहीं है। रेंजर्स अरेस्ट करती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस वहाँ से उनको छोड़ देती है। आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी वीक है, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है चीज़ें ठीक होते हुए। ठीक है आसिफ साहब, आपकी तरफ आते हुए ये सामने खुर्रम जमान साहब ने कुछ मिसालें रख दी हैं। मैंने कल का जिक्र किया, कल भी एक छापा पड़ा, जाली फाइलें बिक रही थी, और ये मेरे हाथ में रेफरेंस है, इसके अंदर लिखा है जी कि 7,500 एकड़ 7,500 गज जमीन लाइन्स एरिया रीडेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो कि बिकनी थी 50,000 रुपए गज के हिसाब से, लेकिन बिकी 200 रुपए गज के हिसाब से 32 गज के छोटे प्लॉट बना के बेच दिया गया। नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया उन अफसरान के खिलाफ। आसिफ साहब, ये चीजें आपके नजदीक कमी ला सकेंगी इस मसले में? कराची को आप देखती आ रही हैं शुरू से, या ये बढ़ता रहेगा, क्या होगा? सफान देखें, लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि लीडरशिप बैठ के रोए कि अब अगर एक ये प्रॉब्लम आ गया है तो उसको कैसे निकालेंगे या इससे बाहर निकलने का कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं 2 बातें करूंगी और उसको ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात ये कि सिंध की जो पुलिस है वो पॉलिटिसाइज्ड है, और जब कोई चीज़ पॉलिटिसाइज्ड होती है तो उनके अपने मफादात होते हैं, जिन मफादात को कैटर करने के लिए वो वर्दियों के अंदर लोगों को बिठा देते हैं। वो बेचारे खुद नहीं ऐसे करप्ट होते, गलत होते, लेकिन उनसे गलती काम करवाए जाते हैं, उनको वर्दियों में बिठाल के उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कहूँगी मैं नेशनल एक्शन प्लान की। देखिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, हुकूमत में बैठी हुई जो पार्टीज़ हैं उनको नहीं पसंद था कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान, ये मैं बरमला ये बात कह रही हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाकिस्तान में, या इवन उसको पास भी किया जाए। बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ, आप भी जानते हैं सफ़ान कि नेशनल एक्शन प्लान कैसे पास हुआ है पाकिस्तान के अंदर, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अंदर कितनी रुकावटें डाली गई। फिर आपने और मैंने इस शहर के अंदर ये भी देखा कि रेंजर्स को जब इख्तियारात देने होते थे तो उसको आखिरी मोमेंट तक उसको डिले किया जाता था। क्यों डिले किया जाता था? द पॉइंट इज दैट कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये बात बड़े वाज़े लफ्जों में कही गई है कि करप्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व है टेररिज्म के अंदर। और करप्शन कैसे हो रही है? इसी लैंड ग्रैबिंग के जरिए, इसी चाइना कटिंग के जरिए, इसी पैसे को पाकिस्तान से बाहर भेज के जायदादें बनाने के जरिए। यही वो करप्शन है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म से। अब जब आपने किसी जड़ को, अब लीडरशिप का काम रोना धोना नहीं होता, लीडरशिप का काम उसका हल देना होता है। और हल ये है कि नेशनल एक्शन प्लान को उसकी पूरी स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट के साथ उसको नाफिज किया जाए, उसको अमल दरामद किया जाए। अगर आप चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ ना हो, स्टंटेड ग्रोथ अभी तो हमारे बच्चों में आ रही है ना। अच्छा, 46% पाकिस्तान का जो बच्चा है वो स्टंटेड ग्रोथ है। इसी के अंदर से आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकलेंगे, इसी में से प्राइम मिनिस्टर निकलेंगे। और यही स्टंटेड ग्रोथ जो है, ये करप्शन के जरिए, यही टेररिज्म के जरिए, यही चाइना कटिंग के जरिए, ये आप पाकिस्तान के माशरे के अंदर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर भेज रहे हैं। तो वो जो स्टंटेड ग्रोथ आएगी उसको बचाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान को मुकम्मल इंप्लीमेंट होना पड़ेगा। हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ आते हुए अभी खुर्रम जमान साहब ने नैब का तस्करा किया, प्ली बार्गेन कानून का। मैंने एक रेफरेंस दिखाया है, 40 करोड़ रुपए का मामला था, रेफरेंस अब फाइल हो चुका है। अब तो प्ली बार्गेन तो शायद पहले होता है उससे। तो हारिस नवाज साहब, ये जो कानून पर तनकीद होती है, इसका जिम्मेदार नैब खुद है या इसका जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियंस हैं, हुक्मरान जमातें जो कानून बना नहीं रही इतने सालों से? हारिस साहब देखिए जी, काम ये है कि बेसिकली उनसे पूछा हारिस नवाज जी। हारिस साहब देखें सफान, ये प्ली बार्गेन जो है ना, ये एक तो इंप्रेशन में भी खुर्रम शेर जमान ने भी कहा था, अगर किसी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है वो पूरा 1 करोड़ रुपया देगा, कहीं बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वो सर्विस से भी जाता है, डिपार्टमेंट इलेक्शन भी होता है, और वो कहीं 10 साल नाहिल हो जाता है। अभी भी हमारे पास पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी प्ली बार्गेन हुई है और वो जॉब कर रहे हैं। खैर, ये तो मैं एक आपको वैसे बात बता रहा हूँ। सेकेंड, रेफरेंस जब फाइल हो जाए फिर तो कोर्ट का काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने मुझे बताइए, इतने लोगों को पकड़ा, सजा किसको हुई है? आप जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते हैं? आप एंटी टेररिज्म कोर्ट और अपने फौजी अदालतें बनाई थी, कोई केस उसमें आया?
सारे इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाके पड़े हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भेजे, वहाँ पड़े हुए हैं। तो जब पॉलिटिकल विल ही नहीं है, आप नेक्स्ट इलेक्शन बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने इन चीज़ों पर अमल क्यों नहीं किया? क्या आप इसको कामयाब करना चाहते हैं या नहीं करते हैं? आपने नेक्सस करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिज्म का क्या ब्रेक किया? अगर ब्रेक नहीं कर सकते और आप रोजाना मारते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। यू हैव टू रूट आउट द थिंग। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, हमेशा के लिए ये चीज जड़ से खत्म हो जाए। साहब, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बात आके कहते हैं, मैं सिर्फ ये पूछूंगा, कन्विक्शन करप्शन केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो कम क्यों है? स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जो केस बनाकर लाते हैं उसमें इतने सिकम छोड़ देते हैं जानबूझकर, मेलाफाइडली समझ लें, तो नतीजा ये है कि वो बेचारा प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, उसको तो जो ला के आईओ देगा वो उसने पेश करना है। तो वो इस तरह की फैब्रिकेटेड एविडेंस लेकर आ जाते हैं जो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकती। अब जजिस की एक अपनी ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ जो है एविडेंस का एक एक्ट है, कानून शहादत उसे कहते हैं, उसके अंदर लिखा होता है एडमिसिबल एविडेंस, इनएडमिसिबल एविडेंस। तो एडमिसिबल एविडेंस कम होती है, इनएडमिसिबल एविडेंस तो अपने पास जमा करके रख लेते हैं। नतीजा ये है कि जब केस चलता है तो इनएडमिसिबल एविडेंस को हटा दिया जाता है, एडमिसिबल एविडेंस बचती नहीं है, बंदा छूट जाता है। तो इसमें छूटने अदालतों का तो कोई कसूर नहीं है, आप जैसा केस बनाकर लाएंगे। बाकी ये है कि अभी भी इस वक्त कराची जेल में 6000 बंदे बंद हैं, तो वो इसलिए बंद हैं कि अदालतों ने उनको जमानतें नहीं दी। यहाँ लोग हर जुमला जो मैं देखता हूँ आता है, कहता है जी मुलजम पकड़ते हैं जी, वो छूट जाते हैं। भाई 6000 बंदा बंद हुआ हुआ है जेल में। हालत यह है, मैं उस दिन गया था तो सुप्रीडेंट कह रहा था कि पता नहीं 2400 बंदों की कैपेसिटी है, उस पर 6000 बंदे रखे हुए हैं, करवट बदलने की भी जगह नहीं है। तो अगर अदालतें यूं बंदे छोड़ रही होती तो 6000 बंदे जेल में ना होते। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवेद साहब, आसिया साहब, खुर्रम साहब और हारिस नवाज साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। जमीनों की इस वक्त खरीदो फरोख्त है, लैंड ग्रैबिंग है, उसके केसेस सामने आते हैं। और अभी जो रिसेंट गिरफ्तारियां कराची शहर में हुई उसका पस मंजर क्या था आपके सामने बेनकाब किया है। कुछ सवालात उठाए हैं, क्या वाकई में ऑपरेशन से चाइना कटिंग और लैंड ग्रैबिंग पर फर्क पड़ा है, उस टेरर फाइनेंसिंग के लिंक पर फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? अपना फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। सैफान खान को प्रोग्राम से जा दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।